जब हम यूनानियों के कंट्रीब्यूशन में आगे और विद्वानों के कंट्रीब्यूशन को देखते हैं तो एक विद्वान आते हैं पॉलीबियस। पॉलीबियस जो है इनका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, फिर भी हम इनका फिजिकल ज्योग्राफी में इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। और ये इनको मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वो विद्वान है जो प्रोसेस की बात करता है, प्रक्रम की बात कर रहा है, भौगोलिक प्रक्रम की बात कर रहा है, इसलिए इनका नाम यहाँ लेना बहुत आवश्यक है। ये वो विद्वान है जिसने अपर्दन की प्रक्रिया का अध्ययन किया। अब उस समय बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से ओरिजिन ऑफ द अर्थ और जो इरोजनल वर्क ऑन द अर्थ, डेनुडेशन प्रोसेस, ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत खुले नहीं थे उस समय, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली क्या हुआ, नदी के कार्य को अध्ययन किया था, ठीक है। और जब वो नदी के कार्य को अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने बारीकी से देखा कि नदी जो है वो किस प्रकार से स्थल स्वरूप बनाती है, किस प्रकार से नदी घाटियों के निर्माण करती है। तो ये जो एक नजरिया था, एक नेचुरल एजेंट, जो नदी है वो एक प्राकृतिक संस्था है, एक नेचुरल एजेंट किस तरह से काम करता है, ठीक है, वो जो उन्होंने एक डायरेक्शन दी, आगे जाके विद्वानों ने उसके ऊपर बहुत काम किया था। घाटी गर्तन की बात की थी उन्होंने कि जैसे जैसे नदी जो है वो अपर्दन कार्य करती है वैसे वैसे घाटियां गहरी होती जाती है, ठीक है। इस बात को पॉलीबियस ने बताया था। अब इसके बाद जो हमारे दूसरे विद्वान हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक बार हम चर्चा करते हैं हिप्पारकस की, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर है हिप्पारकस, और महत्वपूर्ण होने का कारण ये है कि दो इनके कंट्रीब्यूशन ऐसे हैं जिसके कारण हम यदि यूनानियों की बात करें और हिप्पारकस का नाम नहीं लेना तो वो अधूरा है। और उन दो कंट्रीब्यूशन के अंदर एक जो कंट्रीब्यूशन है वो तो है एस्ट्रोलैब, ठीक है। एस्ट्रोलैब है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा अक्षांश और देशांतर मापे जा सकते हैं, ठीक है। अब भाई नोमोन पहले से था तो एस्ट्रोलैब में ऐसे क्या नई बात आ गई। तो देखो, नोमोन को से जब हम काम लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि नोमोन को जमीन में गाड़ते हैं, ठीक है। तो आप कल्पना करिए कि यदि आप पानी में हैं, यदि आप समुद्री यात्रा कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या आपके लिए संभव होगा क्या कि नोमोन का उपयोग करके आप अपने उद्देश्य को पूरा कर लो? नहीं होगा ना। एस्तर लाभ के आने से वो संभव होगा, नंबर वन। नंबर टू कि इन्होंने प्रोजेक्शंस पे अच्छा योगदान दिया था, तो वो बहुत ज़रूरी है आगे जाके अच्छे से समझने के लिए कि भाई मानचित्र निर्माण कैसे होना चाहिए। उसके लिए आपको प्रक्षेप जो है वो आवश्यक होंगे ही होंगे, क्योंकि उसके बिना आपके मानचित्र बनाने की कला जो है वो कभी भी वैज्ञानिक स्वरूप नहीं ले सकते। क्यों? कि आप एक त्रिविमीय पृथ्वी को, एक त्रिविमीय आकृति को द्विविमीय पटल अर्थात एक कागज या कपड़े के टुकड़े के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि आप प्रक्षेपों का सहारा नहीं लेते तो आप वैज्ञानिक तरीके से ये काम कर ही नहीं सकते। ये दो कंट्रीब्यूशन हैं, तो इसके लिए हिप्पारकस को हमेशा याद किया जाएगा। इरेटोस्थेनीज की मृत्यु के बाद में सिकंदरिया का जो पुस्तकालय है उनका अध्यक्ष बनाया गया था हिप्पारकस को। खगोल शास्त्री और मानचित्र विज्ञानी थे, और अक्षांशों के आधार पर इसने विश्व को अक्षांश पेटियों में विभाजित किया था। हालांकि इसकी शुरुआत इरेटोस्थेनीज कर चुके थे। असीरियन गणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री में बांटा, ये काम भी पहले हो चुका था। इवन इरेटोस्थेनीज ने जो पृथ्वी की परिधि का मापन किया था उसमें भी पृथ्वी की परिधि को वृत्त के रूप में मानते हुए 360 डिग्री में बांटा था। हिप्पारकस के अनुसार विषुवत रेखा एक वृहत वृत्त है जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये संकल्पना इससे पहले किसी ने नहीं दी थी। ये संकल्पना इससे पहले कभी किसी ने नहीं दी थी,
ठीक है, तो इन्होंने विषुवत रेखा को वृहत वृत्त के रूप में प्रस्तुत किया और इन्होंने कहा कि ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा मतलब जो भूमि को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अब इस वृहत वृत्त में उत्तर तथा दक्षिण में ध्रुवों की ओर अक्षांशों की लंबाई लगातार कम होती जाती है। तो अक्षांश जो है वो सारे के सारे समान लंबाई के नहीं होते, बल्कि जो विषुवत रेखा वाला अक्षांश है, जो इक्वेटर वाला अक्षांश है, वो एक ग्रेट सर्किल है और वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ऑल अदर लैटिट्यूड्स आर स्मॉलर देन द ग्रेट सर्किल। ये तथ्य इन्होंने प्रस्तुत किया। देशांतर रेखाओं को भी वृहत वृत्त बताया, क्योंकि वो दो देशांतर रेखाएं जब आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, जो प्रतिध्रुवीय देशांतर रेखाएं होती हैं, वो जब आपस में मिल जाती हैं तो वो एक ग्रेट सर्किल बनाती हैं। ठीक है, जो कि ध्रुवों पर आकर मिलते हैं। ठीक है, हिपार्कस ने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक पूर्ण चक्कर लगा लेती है। ये 24 घंटे में एक पूर्ण पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, ये तथ्य तो पहले आ गया था, लेकिन पृथ्वी अपने कक्ष में 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण कर लेती है, ये तथ्य हिपार्कस के द्वारा दिया गया था। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रत्येक डिग्री पर 360 डिग्री देशांतर खींचे जाते हैं। ये बात भी सर्वप्रथम हिपार्कस ने ही बताई थी। अतः उसने कहा कि चूंकि ये 360 डिग्री देशांतर है, ठीक है, और पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में चक्कर लगाती है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में चक्कर लगाने का मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री की जो कोणीय दूरी है वो पूरी तय कर लेती है। 360 डिग्री की कोणीय दूरी पूरी तय कर लेती है, उसमें लग रहा है 24 घंटे। तो भाई आप 360 में 24 का भाग दीजिए, तो एक घंटे में कितनी कोणीय दूरी तय होती है वो आ जाएगा। तो जब हम 360 में 24 का भाग देते हैं तो वो आता है 15। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक घंटे पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर कोणीय दूरी पार करती है। ध्यान रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर डिस्टेंस, हम कोणीय दूरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि आज भी हम जो समय का परिकलन करते हैं, टाइम जोन्स बांटते हैं, उसके लिए हमारा आधार यही है जो हिपार्कस ने 2000 साल से भी पहले दिया था। आज भी हम इसका अनुसरण करते हैं। अक्षांश और देशांतरों को निश्चित करने हेतु अस्तरलाब नामक उपकरण का आविष्कार किया। यह काम में लेने में आसान और नौमोन से अधिक परिष्कृत था। इससे सागरों में भी अक्षांशों और देशांतरों के निर्धारण की संभावना बनी, अर्थात संभव हुआ। हिपार्कस को पृथ्वी की त्रिविमीय गोलाकार आकृति को द्विविमीय आकृति में परिवर्तित करने का श्रेय जाता है। ये वो विद्वान था जो इस बात को भली भांति जानता था कि पृथ्वी क्योंकि गोलाकार है, इसका मतलब ये त्रिविमीय है, और मानचित्र हम हमेशा द्विविमीय पटल के ऊपर बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मानचित्र बनाते वक्त त्रिविमीय आकृति को द्विविमीय आकृति पर प्रकट करने के लिए, अर्थात मानचित्र बनाने के लिए हमें प्रक्षेपों का उपयोग करना चाहिए। और इसीलिए प्रक्षेप दिए। हिपार्कस ने दो प्रकार के प्रक्षेप दिए। एक दिया उन्होंने ऑर्थोग्राफिक लंबकोणीय प्रक्षेप, ठीक है, और एक दिया स्टीरियोग्राफिक समरूपीय या त्रिविमीय प्रक्षेप। इनमें डिफरेंस क्या होता है आप अच्छी तरह जानते होंगे कि जो लंबकोणीय प्रक्षेप होते हैं, ये दोनों के दोनों जो है प्रक्षेप, ये संदर्श पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस है दोनों। और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस की खास बात होती है कि वी इमेजिन ए सोर्स ऑफ लाइट इन दोज प्रोजेक्शंस। हम इन प्रक्षेपों में एक प्रकाश के स्रोत की कल्पना करते हैं। ठीक है, लंबकोणीय प्रक्षेप में हम कल्पना करते हैं कि वो प्रकाश का स्रोत अनंत पे है और उससे आने वाली किरणें समानांतर है। और त्रिविमीय प्रक्षेप में हम ये कल्पना करते हैं कि यदि हम प्रक्षेपण तल पृथ्वी की सतह पर कहीं भी रखते हैं, हम यदि उसको ध्रुवीय स्थिति में रखते हैं, या हम विषुवतीय स्थिति में रखते हैं, या हम उसको त्रियक स्थिति में रखते हैं, ईदर वी पुट द प्लेन ऑन द पोल और ऑन द इक्वेटर, और
in an oblique fashion, that is neither on pole nor on equator. ठीक है, तो उस स्थिति में प्रक्षेपण तल के ठीक एंटीपोडल लोकेशन के ऊपर, ठीक प्रतिध्रुवीय जो स्थिति है उसके ऊपर हम सोर्स ऑफ लाइट की कल्पना करते हैं, हम प्रकाश के स्रोत की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो हम एक चीज देखते हैं यहाँ पर, दोबारा इसको समराइज करते हैं हिपार्कस को, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। हमें किताबों में ये बहुत ही संक्षिप्त देखने को मिलता है, लेकिन हम यदि उसकी एक एक लाइन को देखें तो हर एक लाइन में एक जोरदार कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी को देखने को मिलता है हिपार्कस के द्वारा। तो ही डिस्कवर्ड द प्रिसीजन ऑफ द इक्विनॉक्स। ठीक है, तो जो विद्वान इतना काम कर रहा है इसके ऊपर, अक्षांश और देशांतरों के ऊपर, तो उसने बहुत सटीक जानकारी दी थी इक्विनॉक्स की, है ना, जो समरात्रि दिवस होते हैं उनकी। He made the star catalog, listed 850 stars. उसने एक पूरा कैटलॉगिंग की, कैटलॉगिंग जानते हो ना, जैसे आप पुस्तकालय जाते हो तो पुस्तकालय की किताबों का एक कैटलॉग होता है, उस कैटलॉग को देख के हमें पता लगता है कि कौन सी किताब कहाँ है ना, और इस पुस्तकालय में कौन सी किताब है। उसी तरह से इसने जो तारे हैं, ठीक है, उनकी कैटलॉगिंग की और 850 तारों का जिक्र किया उसमें। Divided the circle into 360 degree based on Assyrian arithmetic. ये काम पहले भी हुआ था। Equator as a great circle which divided the earth into two equal parts. इसने कहा कि ये जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, ये ग्रेट सर्किल है और ये पूरी की पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। Discovered or gave astrolabe. The instrument helps to determine the latitude and longitude. है ना, अक्षांश और देशांतरों के मापन के लिए अस्तरलाब नाम का यंत्र दिया। The conversion of 3-dimensional sphere to 2-dimensional plane. इस आदमी ने बात की त्रिविमीय आकृति को द्विविमीय पटल के ऊपर प्रदर्शित करने की, अर्थात पृथ्वी को मानचित्रों के रूप में प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने प्रक्षेपों की बात की थी। ऑर्थोग्राफिक एंड स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शंस he has given, है ना, he has designed। ठीक है, तो ये दोनों प्रोजेक्शन है वो इसी ने डिजाइन किए थे। ऑर्बिट एंड मोशन ऑफ द अर्थ एंड मून, है ना, सूर्य और चंद्रमा किस कक्षा में चक्कर लगाते हैं उस कक्षा को भी बताने की कोशिश की और उनकी गतियों को बताने की भी कोशिश की। उसने कोशिश की थी पृथ्वी से सूरज और चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने की। ठीक है, तो डिस्टेंस of sun and moon from the earth, ये काम उसने किया था। अब देखो, geometric construction used by Hipparchus in his determination of the distances of the distances of moon and sun from the earth। ठीक है, तो ये उसने क्या किया, ये देखा कि ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये सूरज है। इसने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने की कोशिश की। ठीक है ना, यहाँ पे इसने ये ट्रायंगल शेप में इसको आइडेंटिफाई किया, एक जियोमेट्रिकल शेप को, और इसके बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका हमें कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है, यहाँ जियोमेट्री के बेसिस पे उसने कोशिश की थी, ठीक है, मेजर करने की डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन एंड अर्थ एंड मून। हालांकि जो वेरिएबल डिस्टेंस होती है ना, जो हम देखते हैं कि भाई अपसौर, उपसौर, अपभू, उपभू, ये सारी जो स्थितियां आती है ना, एपोजी, पेरिजी, एपहीलियन, पेरिहीलियन, इन सब की जानकारियां उस समय नहीं थी। ये तो बिल्कुल एक कच्चा प्रयास था औसत दूरियां निकालने का। ठीक है, दिस इज अ मैप। ओके, अब देखो, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आया था हिप्पोक्रेटस के द्वारा। औषध भूगोल का ज्ञानी था, हालांकि उस समय मेडिकल ज्योग्राफी नाम की कोई स्पष्ट ब्रांच नहीं थी, लेकिन हाँ, इनका जो कंट्रीब्यूशन आया था वो उस ब्रांच से मिलता जुलता है, अर्थात उस ब्रांच से डील करता है। पुस्तक थी उनकी ऑन एयर, वाटर एंड प्लेसेस,
और इसमें लोगों के भौतिक स्वरूप और बौद्धिक स्तर में अंतर के लिए जलवायु आधारित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए। यहाँ आप ये कहोगे कि उन्होंने ये एक ऐसा विद्वान था जो यूनान काल में पर्यावरणीय निश्चयवाद की बात करता है। ठीक है, हालांकि उस समय आप ये नहीं कहोगे कि ये कोई एक चिंतन फलक के रूप में उसको स्थापित करता है, ये बात नहीं कहेंगे हम, लेकिन फिर भी ये उस समय कि किस प्रकार से जलवायु जो है वो मनुष्य को आकार देती है, इस दिशा में कंट्रीब्यूशन देने वाला विद्वान था हिप्पोक्रेटस। और एक बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन पॉसिडोनियस के द्वारा भी आता है, और पृथ्वी की परिधि को नापने का प्रयास किया था, परंतु आकलन वास्तविक परिधि से बहुत समीप भी था। और इसने माना कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में भी मानव बसाव पाया जाता है, क्योंकि इससे पहले लोगों ने उसको नॉन इक्यूमेन रीजन के रूप में प्रस्तुत किया था। पॉसिडोनियस से पहले जो कॉन्ट्रीब्यूशंस आए उनमें लोगों ने भूमध्य रेखीय क्षेत्र को नॉन एक्यूमेन के रूप में अर्थात बसाव योग्य नहीं उस क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया था। ये पहला विद्वान था जिसने इस बात का इशारा दिया कि नहीं, वो क्षेत्र जो है वो मानव बसाव वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर मानव बसाव पाया जाता है। ये पॉसिडोनी का वर्ल्ड मैप है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ सूचनाएं अलग हट के नहीं थी, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था। इसमें से ज़्यादातर सूचनाएं तो पहले से ही इरेटस्नीज अपने मैप पे दे चुके थे। ठीक है, ये देखिए कैस्पियन सागर की स्थिति को इन्होंने भी ओपन सी के रूप में बताया था, जैसा कि इरेटस्नीज ने दिखाया अपने मैप पे, लगभग वैसा ही बताया था। ठीक है, तो